wasn't hoping any student, but it's good that at this hour you're available. Let's proceed with the particular concept. This is Unit 4 of Contract, Discharge of Contract, Breach of Contract and Remedies, जो आज हम cover करने वाले हैं. So, because generally this is a recorded session that we are doing. So, if students are interested, so generally we do it at between 4 to 6, either 4 to 5 or 5 to 6 that we do this session. If the students are available at the live session, they're most welcome. Otherwise, the sessions are available on the recorded basis. Okay. So 4 to 5 or 5 to 6, this is the time. So today the topic is discharge of contract and breach of contract. Okay. So before, what do you understand by breach of contract? हम पहले समझते हैं. Do you know what is breach of contract? Basically, obviously, एक पार्टी है, दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं, तो एक पार्टी का ऑब्लिगेशन दूसरी पार्टी की तरफ पड़ता है, राइट? बट ऑब्वियस है. तो अब मान के चलो कि अगर ए और बी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट बना है, ए कहता है कि तुम मेरे मैं तुम्हें 20,000 रुपीज दूंगा, तो मुझे हर मंथ मुझे 10 कार्टन ऑफ पेन दोगे. तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. अब मान के चलो 20,000 रुपीज ए ने दे दिए, बट बी ने 10 कार्टन ऑफ पेन नहीं दी, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया. ईदर ऑफ द पार्टी कैन डू दैट, राइट? परफॉर्मेंस जो एक दूसरे की तरफ सेट की जाती है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, तो वो अगर कोई भी पार्टी उसको फेल कर देता है परफॉर्म करने में, तो इसी को बोलते हैं बेसिक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके. The contract imposes a set of performance obligations on all parties to the contract, obviously, and failure to comply with these requirements of the contract बिना किसी legal excuse के. जैसे कि कभी-कभी होता है कि अच्छा कभी-कभी फोर्स मेजॉर हो गया, कि एक्ट ऑफ गॉड हो गया, कुछ ऐसा जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करा ही नहीं जा सकता, राइट? तो वो सब रीजंस ठीक है, बट अगर कोई बिना लीगल एक्सक्यूज के एक पार्टी अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर रही है, तो दिस विल बी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और सिविल एक्शन उसके अगेंस्ट लिया जा सकता है. किस पार्टी के अगेंस्ट? जिस पार्टी ने उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करा है. ओके. तो एग्जांपल्स हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के. नंबर 1, द फेलियर ऑफ अ पार्टी टू मेक पेमेंट्स एज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. ना, टेनेंट स्टॉप्स पेइंग द रेंट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट रेंटल एग्रीमेंट होता है ना, जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को रहने के लिए पोजेशनरी राइट देती है, और इन रिटर्न द पोजेशनरी द टेनेंट हैज टू पे द सम, राइट? सो अगर उसने पे नहीं करा. दूसरा, फेलियर टू परफॉर्म अ टास्क और द एलिजिड टाइमलीनेस ऑफ परफॉर्मेंस. मतलब अ पेंटर स्टार्ट पेंटिंग इन एन ऑफिस बिल्डिंग बट डज नॉट फिनिश द जॉब बाय एग्रीड अपॉन कंप्लीशन डेट. एक सेट टाइम पीरियड उसमें दिया गया है. परफॉर्मेंस बाय टाइम, अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक टॉपिक है परफॉर्मेंस बाय टाइम, अगर टाइम के थ्रू उसमें परफॉर्मेंस दी गई है और वो नहीं हुआ है, तो भी ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. मोड्स ऑफ देखते हैं कि डिस्चार्ज, अभी ब्रीच पर आएंगे. डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट का कैसे होता है, मतलब कब माना जाएगा, कि किन किन कंडीशन में एक अगर जो ऑब्लिगेशंस एक कॉन्ट्रैक्ट में सेट करी गई हैं, वो किन किन तरीकों से आपको माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस हो चुकी है. डिस्चार्ज का मतलब यही है सिंपल, जब कॉन्ट्रैक्ट जिस वजह से बना था वो पर्टिकुलर टास्क हो चुका है. द ऑब्जेक्ट जिस पर्टिकुलर तरीके जिस वजह से जो लीगल ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट था, दैट लीगल ऑब्जेक्ट हैज बीन फुलफिल्ड, व्हिच इन इटसेल्फ मींस डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके. श्वेता, आर यू देयर? यस. सो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें बस आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लैट पर्पस से चाहिए, ठीक है? इस वाले कॉन्सेप्ट में जस्ट अंडरस्टैंड इट कि बेसिकली क्या डिस्चार्ज होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किन किन तरीकों से होता है. देयर आर फ्यू वेज जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज होता है. फिर आपको समझना है कि रेमेडीज, बस ये बेसिक जैसा को पता होना चाहिए, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द क्लैट एग्जाम, ठीक है? अब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस से कैसे होता है? ऑब्वियसली अगर उसने अपना जैसे द मोमेंट उसने अपना 10 कार्टन दिए पेन के, उसका परफॉर्मेंस डिस्चार्ज हो गया, उसने अपनी परफॉर्मेंस कर ली, और उस वजह से ही 20,000 रुपये उसको पार्टी दे दी, उसने 10 कार्टन दे दी, और डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस खत्म हुई, हेंस कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्चार्ज हो गया. जब परफॉर्मेंस जो ऑब्लिगेशन जो मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट में, अगर वो ऑब्लिगेशन को पूरा करे दोनों पार्टी में, तब डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है? लिखा है कि डिस्चार्ज बाय मींस ऑफ पर्सन इन्वॉल्व्ड involves an obligation of a party coming to an end at the time he performs his promise. जैसे ही उस promise को परफॉर्म करते हैं, तुरंत ही तुरंत कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्चार्ज हो जाता है. कॉन्ट्रैक्ट completely comes to an end by means of performance of respective obligations. जैसे दोनों पार्टी को जो ऑब्लिगेशन है, जैसे ही उसको परफॉर्म करेंगे, और ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा कि हो गया, ओवर. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल कंसेंट. कभी जैसे कि कभी दोनों पार्टीज की जो भी ऑब्लिगेशन लिखी होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में,
पार्टीज उन दोनों ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर पाती है फॉर सर्टेन रीजंस, और दोनों ही फिर म्यूचुअल डिसाइड करते हैं कि अब हम इसको इसी वीक पर ही इसको डिस्चार्ज कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। तो जब वो म्यूचुअली कंसेंट, म्यूचुअल अग्रीमेंट, दोनों ही पार्टीज की सहमति से इसको डिस्चार्ज करने का जब एक्नॉलेजमेंट होता है तब भी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। So when every party involved in an agreement by mutually consenting to discharge the contract they have entered into, या फिर कैंसिल कर देते हैं या उसमें ऑल्टरेशन करने की कोशिश करते हैं या किसी दूसरे अग्रीमेंट में एंटर करने की कोशिश करते हैं, the same is said to be discharge of the contract by mutual consent। ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि मान के चलो कि जब कॉन्टिजेंट अग्रीमेंट्स होते हैं, समटाइम्स कॉन्टिजेंट अग्रीमेंट ऐसे होते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में कॉन्टिजेंट अग्रीमेंट पढ़ा था, उसमें इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस अगर हो गई, अगर ऐसी कॉन्टिजेंट कंडीशन हो गई कि अब वो परफॉर्म हो ही नहीं सकती। मान के चलो कि अगर बी रहेगा, अगर बी ने 2025 में सी को 30,000 रुपीज दिए, तो मैं सी को तब जाके 1 लाख रुपए दूंगा। 2024 में बी की डेथ हो जाती है, अब वो डेथ हो गई ना, मतलब वो तो प्रेजेंट ही नहीं है, अब उसको सी को 5 पैसे कौन देगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करने में, क्योंकि मुझे पे तब करना था जब बी सी को पे करता 50,000 रुपए, वो भी 2024 में, बट 2024 के स्टार्टिंग में ही वो मर गया। तो अब ये परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट पे परफॉर्म हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल हो गया है। तो डिस्चार्ज, और जैसे पॉसिबिलिटी ऐसी आ जाती है तो डिस्चार्ज भी हो जाता है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग impossibility of performing a laid down task in the contract with the reasons for the same being death हो सकता है, illness हो सकती है, कोई reason caused by the other party, कोई ऐसा रीजन दूसरी पार्टी की वजह से ऐसा रीजन कॉज होगी जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है, इम्पॉसिबल ही हो चुका है। तो ऐसे में वो कॉन्ट्रैक्ट भी अपने आप ही डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट इज लैप्स ऑफ टाइम। एक टाइम लिमिट दी गई है और उस टाइम लिमिट में उस पर्टिकुलर एक पार्टी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करा है, तो इसकी वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट को माना जाएगा कि वो भी डिस्चार्ज हो गया। कई कुछ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली टाइम बार्ड होते हैं कि आपको इतने टाइम नहीं करना पड़ेगा, अगर आपने उस टाइम पे नहीं किया तो आप कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा अपने आप। नाउ इफ द प्रोमिसर फेल्स टू परफॉर्म अ promisee perform and the promisee fails to take action in regard to such failed action, then the letter fails to seek remedy by the legal statutory promise, thus the contract is discharged। अगर एक टाइम लिमिट दी गई है, उस टाइम लिमिट में एक जिस पार्टी ने ऑब्लिगेशन नहीं पूरा करा अपना, तो उस वजह से भी आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट को। डिस्चार्ज एक ऑपरेशन बाय लॉ, मतलब कभी कभी क्या होता है कि कोई दो पार्टीज में एग्रीमेंट चल रहा है, मान के चलो कि कोर्ट में वो कुछ मैटर गया और कोर्ट ने उसको फिर अपने ऑर्डर के थ्रू, एक लीगल ऑपरेशन के थ्रू उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करते हैं, या फिर मान के चलो कि वो वॉइडेबल एग्रीमेंट था, वो चल रहा है, बाद में जाके पता चला कि हाँ कोर्स ठीक था एग्रीमेंट, और उसके बाद जब एक पार्टी ने कोर्ट में जाके उसको वॉइड कर दिया, जैसे वो वॉइड डिक्लेयर हो गया एग्रीमेंट, अपना भी कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्चार्ज हो गया। यस, अब the contract is said to be discharged by legal operations when the contractual duties of the parties come to an end due to legal involvement। legal involvement की तरफ से ना, जैसे मैंने बताया कि जब हमारा फ्री कंसेंट नहीं इन्वॉल्व हुआ तो उस वजह से पार्टी कोर्ट में उस कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड करवाया है, जैसे वो नल एंड वॉइड हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा। टर्म ऑपरेशन ऑफ लॉ कैन बी सिंप्लीफाइड बाय मींस ऑफ लीगल कंप्लेंट दैट वाज गिवन फॉर दैट। जैसे मैंने बताया आपको कि फ्री कंसेंट है, फ्री कंसेंट नहीं था उस पार्टी में, and hence the contract becomes null and void, and the moment court will declare that, the contract automatically become discharged। 39 सेक्शन जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का है वो स्टेट करता है कि इफ अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट अ वैलिड अनलॉफुल रीजन, अब रीजन अगर अनलॉफुल है, कोई लॉ अनलॉफुल रीजन की वजह से रिफ्यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने में, तो अदर पार्टी हैज द राइट टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ऐसा है, दूसरी पार्टी अपना सीधा सीधा हक बनता है अपना रेप्यूडिएट कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को। डिस्चार्ज बाय, हमने ये था हमारा डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, किस किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही पार्टीज की ऑब्लिगेशंस को भी आप डिस्चार्ज कर सकते हो, कैसे कर सकते हो वो हमने पढ़ा। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, तो दो तरह के ब्रीच होते हैं, एक होता है एक्चुअल ब्रीच, ठीक है, और एक आपका होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच या फिर कंस्ट्रक्टिव ब्रीच, जो बनी होती है ओवर द टाइम पीरियड ब्रीच बनाते हैं। एक्चुअल ब्रीच में क्या है कि पार्टी फेल्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट within time limit which has already been stated
या फिर वो खुद ही रिफ्यूज कर देता है उस ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए, फॉर वट एवर रीजन। अब यहाँ पे लॉफुल रीजन अनलॉफुल रीजन नहीं है, कोई भी रीजन, तो वो जो भी रिफ्यूजल है उसको बोलेंगे रिफ्यूजल टू जो फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के अंदर आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि विनोद प्रॉमिसेस टू डिलीवर फ्लावर्स टू धीरज। विनोद क्या करता है, धीरज को फ्लावर प्रॉमिस करता है, एंड ऑन द 19th of April, the appointment day, he refused to deliver the flower. In this case, it's an actual breach। उसको प्रॉपर कर रहा है कि आपको करना है 19th April को करना है, और जिस दिन वो 19th April को फ्लावर डिलीवर करना है वहीं पर ही विनोद रिफ्यूज कर देता है फ्लावर करने को। तो यहाँ पे तो एक्चुअल ब्रीच हो गया ना, उसने अपना अपना एक्चुअली काम नहीं करा, जो उसको ऑब्लिगेशन था उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करा। Second is constructive breach. Now, if a party to the contract before the stipulated time of performance by word, या मतलब उस बाद में, यहाँ पहला वाला जो हमारा था, that was talking about when the मतलब तो टास्क उसके बाद, मतलब आपने टास्क उसको दे दिया उसके बाद ही आप ऐसा पार्टी फेल कर दी ऑब्लिगेशन को, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है। यहाँ पे क्या है, बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ हिज परफॉर्मेंस by word or mouth or by behavior makes known or his intention not to perform the promise। ऐसा intention शो करता है कि उसको promise perform नहीं करना। It is deemed to be an anticipatory or constructive breach of the contract। तो मतलब आप सीधा सीधा बता नहीं रहे, जैसे कि एक्चुअल में क्या हुआ है कि अगर उसने मना कर दिया कि आई कैन नॉट डिलीवर योर फ्लावर्स, तो ये तो एक्चुअल हो गया। कंस्ट्रक्टिव में आपको थोड़ा सा इम्प्लाइडली देखना पड़ेगा, जैसे उसके जेस्चर्स में फोन नहीं उठा रहा, वो भी कोई बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, इस तरीके से, या वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो आपको इग्नोर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं कर रहा है। जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट्स में जो ब्रीच होता है ना, वो कंस्ट्रक्टिव ब्रीचेस होते हैं जो कोर्ट केस में जाते हैं। एक्चुअल ब्रीच बहुत कम होता है मैटर, कंस्ट्रक्टिव ब्रीच मैटर कोर्ट में ज्यादा जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे वो बोलते ही नहीं है कि हम पे नहीं करेंगे या फिर हम अपना पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन पे नहीं करेंगे, बस टाइम जाता रहता है और वो बस बोलते रहते हैं हाँ आप करेंगे आप करेंगे। तो एक कंस्ट्रक्टिव ब्रीच होता है, तो दूसरी पार्टी अपना समझ लेती है कि परफॉर्मेंस नहीं करेगा अपने कॉन्ट्रैक्ट का, पता है, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, इफ विनोद इन्फॉर्म धीरज बिफोर 19th of April his intention कि not to develop flower, मैं करता ही नहीं, and sells the flower to some other person before that date, then it will be a case of anticipatory constructive breach of contract on the part of Vinod। विनोद ने धीरज को 19 से पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि मैं तुम ही तो नहीं करूंगा फ्लावर, एंड ये फ्लावर जो करता है त्रिशूल दूसरे को ही कर देता है, ठीक है। Now, in the situation of anticipatory constructive breach of a contract, aggrieved party के पास क्या राइट है, assume the anticipatory breach to be an actual breach of contract, ठीक है, anticipatory breach को actual breach of contract भी कर सकता है लीव, और फिर उस बेसिस पे उसको सू भी कर सकता है। या फिर दूसरा कि वो assume ना करे उसको anticipatory breach को as an actual breach, और क्या करेगा, वेट करेगा कि वो फिर से थोड़ा टाइम ले ले और फिर उसको परफॉर्म करें, और अगर उसके बाद भी वो परफॉर्म नहीं करता तो फिर उसको सू कर सकता है, ठीक है। तो ये दो राइट्स उसको अवेलेबल हो जाते हैं। अब रेमेडीज यहाँ पे हमने पढ़ना है कि रेमेडीज क्या है अवेलेबल डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होते हैं अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये रेमेडीज जो अवेलेबल है वो एग्रीड पार्टी को अवेलेबल है अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट डिफेंडेंट। तो 6 रेमेडीज अवेलेबल है। एक तो रेसिशन, मतलब जिसको टू पुट एन एंड द कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिलेशन, एक्सोनेशन, कोई भी आपकी टर्म्स स्लैट के एग्जाम में आ सकती है, तो तीनों एक चीज है, कंफ्यूज मत होना। कभी कभी डिसीजन ज्यादा आता है बट कभी कभी उसकी जगह एक्सोनरेशन भी आ जाता है, फिर हम कंफ्यूज आते हैं कि तो पढ़ाई नहीं, ये तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बट ये वर्ड कई बार आया हुआ है, तो डोंट गेट कंफ्यूज इस तरीके से, दैट्स व्हाई मैंने इसको मेंशन करा है। कैंसिल क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट क्या, अभी इसको मैं एक करके समझाऊंगी बट यहाँ पे जल्दी से क्विकली समझा रही हूँ। क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट में जितना लॉस हुआ है ना उतना पे कर दो, क्वांटम में जितना क्वांटिटी लॉस हुई उतना। इंजंक्शन के लिए क्लेम कर सकते हो, रेस्टिट्यूशन क्लेम कर सकते हो, मतलब रिस्टोर करो जैसा पहले था, रेस्टिट्यूशन वैसा रखो। अगर उसको 50 लाख का नुकसान हो गया है और 50 लाख के बदले उसने अपना दूसरी पार्टी परफॉर्मेंस नहीं करा, तो 50 लाख उसको रिस्टोर करो। क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन थी, जो ऑब्लिगेशन मेंशन थी, आप उसको पूरा परफॉर्म करो। या डैमेजेस, जितना भी लॉस हुआ है तो कॉम्पेंसेशन का करो। और डैमेजेस में बहुत सारे दो 4-5 तरीके के डैमेजेस आते हैं, वो हम करेंगे वन बाय वन। इससे पहले हम समझते हैं कैंसिलेशन, एक्सोनरेशन एंड रेसिशन क्या होता है। तो जब एक पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कमिट करती है तो एग्रीड पार्टी क्या कर लेती है, एज्यूम कर लेती है कि कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि हमारा क्या है, टर्मिनेट हो गया है, ये ब्रीच ऑफ
पता है, तो उस बेसिस ऑफ टर्मिनेशन बेस पे उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म भी कर सकती है, या फिर वो खुद भी एग्जाम्प्ट हो जाता है फर्दर परफॉर्मेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि अब जब मैं तुम्हें पहले 10-20 कार्टन तुम मुझे दोगे, तो उसके बाद मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूंगी। जब तुमने मुझे स्टार्टिंग से अपना 20 कार्टन दिए ही नहीं, तो मैं तुम्हें 20,000 रुपए क्यों दूंगी, राइट? अब मैं यहाँ पे ऑब्लिगेटेड नहीं हूँ कि मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूं, क्योंकि पहला स्टेप था कि तुम मुझे 20 कार्टन दो। तुमने जब अपना नहीं करा तो मैं अपने आप एग्जेम्प्टेड हूँ कि मैं पे नहीं करूंगी, और फिर तुम मुझे उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने अपना 20,000 रुपए क्यों दिया। ठीक है, तो ये कैंसिलेशन हो गया, रिसेशन हो गया। एग्जाम्पल ये देख लेते हैं। सुरेश मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल सर्टेन गुड्स टू राजेश फॉर 15,000। राजेश promises to make the payment on the deliver the goods। कब पे करेगा? जब गुड्स डिलीवर हो जाएंगे उस टाइम पे करेगा। तो मतलब पहला एक्टिविटी क्या है? पहला एक्ट होगा कि डिलीवरी, और दूसरा है पेमेंट, राइट? तो इफ सुरेश refuses to deliver the goods at the promised time, राजेश कैन एश्योर द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड। हो सकता है कि हाँ इस टाइम पे क्योंकि था तो अभी नहीं मिला है, उसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। In this case, he is freed from his commitment to pay the amount 50,000 रुपए। अब राजेश इसके लिए ये नहीं बोल सकता कि पेमेंट क्यों नहीं करी उसकी, क्योंकि पहला उसका था तो उसने पहले अपना पेमेंट करनी थी, राइट? एक्सेप्शन देख लेते हैं जहाँ पे एग्रीड पार्टी किस केस में, जैसे यहाँ पे सुरेश था, उसने बोला कि डिलीवरी करोगे तभी पेमेंट मिलेगी। अब कब कब कंडीशन में एग्रीड पार्टी को राइट नहीं मिलता, तो देखते हैं। जब एग्रीड पार्टी हु वांट्स टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट हैज गिवन हिज एक्सप्रेस given his express or tacit confirmation of the contract। मतलब कि कभी कभी जब कुछ अग्रीमेंट्स होते हैं यहाँ पे क्लियरली टैसिटली मेंशन करा गया है, क्लियर एक्सप्रेस वे में मेंशन करा गया है, सुपरली एक्सप्रेस वे में रिटन तरीके से कि तुमको मैं 20,000 रुपए दूंगा ही दूंगा, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहे तो मुझे पहले डिलीवर करो या बाद में डिलीवर करो, तुमको मुझे इस दिन उस डेट को डिलीवर इस पैसा देना ही देना है। ठीक है, तो उस टाइम पे एग्रीड पार्टी के पास कोई राइट नहीं होता कि वो रिसेंड करे, क्योंकि उसने एग्जैक्टली वो मेंशन करा है क्लियरली अपने अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, दूसरा उसको कभी राइट नहीं मिलेगा एग्रीड पार्टी को व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज इन अ स्टेट ऑफ चेंज विद द एंट्रेंस ऑफ थर्ड पार्टी। और कोई थर्ड पार्टी आ रही है, तो अब क्या होगा कि थर्ड पार्टी इस 20 कार्टन में से 20 कार्टन में से 10 कार्टन थर्ड पार्टी ला के दे रही है, and the third party has lawfully in good faith acquired the right of performance of the whole or part of the contract। पार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, यहाँ पे 10 का 20 में से 10 वो ले रही है, तो द एग्रीड पार्टी कैन नॉट बी एक्सोनरेटेड। एग्रीड पार्टी इस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज ए ने अपना पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन नहीं करा। अब जो क्योंकि यहाँ पे सी में या तो होल तो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अपना फेवर ले लिया, अपना ऑब्लिगेशन डाल दिया, तो अब चाहे ए पे करे या ना करे अपना पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन जिस डिलीवरिंग द कार्टन वो करे या ना करे वो इरेलीवेंट है। ए जो है अपना जो पार्टी है जिसको पेमेंट करनी है उसने करनी है, वो रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकता। अब वो क्या करेगा, वो वेट करेगा कि पूरे कार्टन तुम डिलीवर कर दो और उसके बाद मैं पे करूंगा, बट वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकता। रिसेंट मतलब खत्म नहीं कर सकता, कैंसिलेशन नहीं कर सकता अगर थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई है। ठीक है, और पहला क्या था, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन करा गया कि पेमेंट तो मुझे करनी है चाहे टाइम पे तुम डिलीवरी करो या ना करो, तो कॉन्ट्रैक्ट रिसेंट नहीं होगा। टाइम अगर मेंशन था उसमें नहीं हुआ तो वो वेट करेगा और आगे फर्दर फ्यूचर टाइम पे भी वो अपनी डिलीवरी के लिए अलाउ कर देगा। बट अगर डिले इन डिलीवरी हुई तो उसका मतलब ये नहीं कि अगली पार्टी कैंसिल कर दे, वो नहीं होगा अगर मेंशन है क्लियरली। थर्ड कहता है व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिविजिबल द अगली पार्टी कैन नॉट रिसेंड वन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। डिविजिबल नहीं है मतलब ऐसा नहीं है जहाँ पे भी ऐसा है कि एक पार्टी ने जब पेमेंट करी तभी उसको मिलेगा, ऐसा है। इतना डिविजिबल है मतलब मान के चलो कि एक कंपनी है, उसने दो लोगों से कॉन्ट्रैक्ट लिया है। एक फायर का कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा फायर को एक ऐसा कुछ कंबस्टिबल चीज है, फॉर एग्जाम्पल घर बनाने कंपनी घर बनाने का काम करती है, तो एक सीमेंट देता है और एक ब्रिक देता है और दोनों ही नेसेसरी हैं। तो अगर एक सीमेंट नहीं दे रहा है और दूसरा ब्रिक नहीं दे रहा है, एक सीमेंट नहीं दे रहा तो ब्रिक वाला अपने आप में देगा, मतलब दोनों इतनी तरीके से इंपॉर्टेंट है कि एक का नहीं होना दूसरे को राइट नहीं दे सकता कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर दो। इनडिविजिबल है, उनके बिना काम ही नहीं हो सकता। ठीक है, फोर्थ कहता है when without the fault of the parties to the contract the circumstances change and it is no more possible for the parties to go back to the old state the new party cannot exonerate for the performance। मतलब कि अगर बिना फॉल्ट के
कुछ ऐसा चेंज हो गया सर्कमस्टांसेस में, मान के चलो कि जो कार्टन थे पेन के रेट्स बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा, पेन के रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, और अब क्या है कि रेट्स बढ़ गए तो डिमांड सप्लाई कम हो जाएगी। मार्केट में एक जगह पेन की बहुत जरूरत है, एक्सट्रीमली जरूरत है। तो पार्टी अब चूंकि नए प्राइस पे काम हो रहा है, तो वो प्राइस चेंज करने का प्लान नहीं हो रहा, क्योंकि दूसरी पार्टी को अब उन पेन्स का 20,000 से ज्यादा वो 40,000 में मांग लिया, तो वो रिसिंड नहीं करेगा। क्योंकि वो कार्टन वाला कह रहा है मैं जब तक तुमको कार्टन नहीं दूंगा, जब तक तुम मेरे को 40,000 रुपये है, कि अब मार्केट रेट इतना हो गया है, तो अब वो क्या करेंगे, देख अब मोर पॉसिबिलिटी बैक जाने की तो है नहीं कि ओल्ड पे, नया ही करना पड़ेगा। अब वो रिसिंड नहीं करेगा, वो बोलेगा ठीक है जरूरत है, अब इसको हम नए तरीके से करते हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस लेके आ जाएगा, बट कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करेगा। ये एक्सेप्शन है वीक पार्टी को, जहाँ पे एग्रीड पार्टी कभी भी कैंसिल नहीं कर सकती अपना कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट इज क्लेम फॉर कॉन्टेमेंट। जितना लॉस हुआ है उतना ही अपना कॉम्पोजिशन क्लेम करो। ठीक है। कॉन्टेमेंट लिटरली मीन्स एज मच एज लॉन्ग, जितना जिसको फायदा हुआ जितना उसको लॉस हुआ उस हिसाब से आप पेमेंट कर दो। When one party at the request of another party does something or supplies some goods to the other party। श्वेता कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना आपको? यस मैम। नेक्स्ट क्या है कि क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट मतलब कि एक पार्टी को जितना भी लॉस हुआ, अब जब एक पार्टी को लॉस होता है तो दूसरी पार्टी को फायदा होता है। यस। अब जितना दूसरी पार्टी ने फायदा लिया, मेरिट है ना, फायदा हुआ जितना पार्टी को, उस हिसाब से लॉस वाली पार्टी को, फायदे वाली पार्टी उसको कॉम्पनसेशन देगी। When one party at the request of another party does something or supplies some goods to the another party and the compensation of such goods and services has not been decided, द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे उस कॉम्पनसेशन को डिसाइड नहीं करा गया, तो कैसे करेंगे, है ना। कॉम्पनसेशन डिसाइड ही नहीं करा, बट आगे वाले कुछ तो इश्यू हो सकता है ना एक पार्टी को, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, ऐसे डिसाइड करेंगे। एडिक्वेट कॉम्पनसेशन कैसे डिसाइड करोगे, तो हम क्या डिसाइड करेंगे कि जितना भी उसको लॉस हुआ है, ठीक है, दूसरी लॉस हुआ है, तो आप उस हिसाब से उसको पैसा पे कर दो। हाउ मच और व्हाट वुड बी द कॉम्पनसेशन डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंस ऑफ द केस। जैसे एग्जांपल लेते हैं, A promised to construct a house for B, 10,000 पे को करता है काम। After A has started the construction, but before its completion, B abrogates the contract, खत्म कर देता है and रोक देता है and stops A from work in such situation। तब but A ने तो काफी सारा काम कर दिया ना अपने। A can sue for adequate compensation for the work that has already been done and also sue for damages। तो उसको sue for damage कर सकता है, क्लेम को कॉन्टेम्पलेट कर सकता है। ठीक है। कितना उसको लॉस हुआ, 10,000 का उसने अपना सामान भी लगाया है, 10,000 का सामान भी लग गया, उसका सब कुछ हो गया, तो वो 10,000 का जो अमाउंट उसका लग गया है उसके लिए वो अपना कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। तो जितना मतलब 10,000 रुपए का अमाउंट है ना, तो अब जितना फिर देखो यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस भी है। हो सकता है कि उसको 10,000 का तो लग गया, पर उसको मेंटल आगे नहीं हो गई, जिसे हम कोर्ट केस में देखते हैं। ये सब भी इसमें इंक्लूड होगा। देखो एसेंशियल क्या होता है क्वांटम मेरिट रूल का, ये भी देख लेते हैं। It is necessary for the contract to be divisible in the sense that it is possible to estimate the value of the part that has been executed। It is very important कि अगर उसमें जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट में कितना पैसा लग गया, या एक केस है, जैसे मेरे साथ ही केस आया हुआ है, उसमें जो हमारा इंटीरियर डिजाइनर है, तो वो हमारा क्लाइंट है, तो वो कहता है कि इतना मतलब इंटीरियर डिजाइनर को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो उसको 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो 20 लाख में होता क्या है कि 20 लाख का उसको काम इंटीरियर डिजाइनिंग पूरा उनको उनका पूरा ऑफिस तैयार करना था, तो 20,000 का उनको पूरा टोटल दे दिया और कहा कि होता क्या है इंटीरियर डिजाइनिंग में कि 10,000 रुपए पहले या 1 लाख रुपए पहले, 2 लाख बाद में काम धीरे धीरे होता है, तो उतने हिसाब से सामान जो मंगवाते हैं सामान, उस हिसाब से पेमेंट लेते रहते हैं। कभी कभी होता है कि वो अपना पैसा लगा के सामान मंगवा लेते हैं कि पेमेंट बाद में रिसीव होती है। अब मान के चलो उन्होंने अपना 5 लाख का सामान मंगवा लिया और बाद में रिसीट जनरेट कर रहे हैं, तो ऐसे तो, और फिर उस रिसीट जनरेट करने से पहले उसने कॉन्ट्रैक्ट वर्क खत्म कर दिया, तो ऐसे में तो उसको लॉस हो गया। तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि उसका कितना लॉस हुआ है। अब अगर हम डिविजिबल करें तो हमें पता चलेगा कि उसका 10, उसने 5 लाख रुपए लगाए, 5 लाख का उसको कॉम्पनसेशन पे करो। सेकेंड है कि इट इज ऑल्सो एसेंशियल दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एब्रोगेटेड बाय द पार्टी मेकिंग अ डिमांड फॉर इट। अब उस पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं करना चाहिए जो पार्टी यहाँ पे डिमांड कर रही है कॉम्पनसेशन का। यहाँ पे जब मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया कि इंटीरियर डिजाइनर को नहीं कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहिए, वरना तो वो कोर्ट ये बोलेगी ना, दूसरा पार्टी तो ये बोलेगा तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट बंद करा है, चलने देते, क्या दिक्कत है तुमको। अगर आप डिफेंडेंट करता तो प्रॉब्लम तब होती ना। एग्जाम्पल देखते हैं, ए इज इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू राइट अ बुक फॉर अ पब्लिशर। A is in a contract to write a book for the publisher. After writing 2 chapters, he refuses to complete the book in his case. And A cannot claim to be paid for 2 chapters as he has written, क्योंकि वो
दो चैप्टर्स के बाद दूसरे चैप्टर्स में लिखे हैं वो बी की गलती की वजह से नहीं लिखा है, पब्लिशर की गलती की वजह से नहीं लिखा है, ए ने अपनी ही गलती की वजह से करा। तो जब गलती तो उसकी है तो वो क्यों करेगा, वो क्वांटम रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, ऑपरेट ही नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। थर्ड हमारा रेमेडी मिलती है डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, क्लेम फॉर एन इंजंक्शन। ये एक नेगेटिव ऑर्डर होता है इंजंक्शन जो कोर्ट देता है, जिसमें वो एक पार्टी को मना करता है, रिस्ट्रेन करता है कोई एक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी है, ए और बी की प्रॉपर्टी है, दोनों भाई हैं, तो उस प्रॉपर्टी में फर्स्ट फ्लोर ए का है, सेकंड फ्लोर बी का है, नहीं थर्ड फ्लोर ए का है, बट उसमें थर्ड फ्लोर की कोई अभी ओनरशिप नहीं पता है। तो बी क्या करता है, उसमें अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है। ए कहता है कि अरे ओनरशिप तो एक तरीके से मेरी है, क्योंकि पापा ने तो मुझे वर्बली बोला था कि मेरी होने वाली है। तो ए बी कहता है कि लिखा तो कहीं नहीं है ना गल में किसकी है, वो अपना प्रॉपर्टी बना रहा होता है। तो एक तरीके से इशू ये आता है कि प्रॉपर्टी तो ओनर सब कोई नहीं है, तो उसके पास भी कैसे राइट आ गया है कुछ बनाने का। तो वो कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट फिर तय करती है, तब तक की मैटर जब तक तय होगी ओनरशिप किसकी है थर्ड फ्लोर की, तब तक उसमें रिस्ट्रेन ऑर्डर लगा देता है डी पे कि तुम अभी कंस्ट्रक्शन रोक दो। तो वहां पे वो इंजंक्शन लगा देता है, टेम्परेरी इंजंक्शन। जब तक ये मैटर डिसाइड नहीं होता कि ओनरशिप किसकी है थर्ड फ्लोर की, तब तक यहाँ पे रिस्ट्रेन कर देती है पार्टी बी को कि तुम यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करोगे। ठीक है। वार्नर ब्रोस वर्सेस नेल्सन का केस है, ये काफी बार आपके क्लैट एग्जाम में आया हुआ है। A film actress agreed to act exclusively for Warner Bros. For a year and for no other producer. During this year, she contracted to act for another producer. It was held that she could be restrained by injunction for consent क्योंकि उसने already Warner Bros के साथ काम करने के लिए agree कर लिया था। And then बाद में इसकी गलती है कि उसने breach of contract क्यों करा, right? Next is the fourth claim for restitution. Restitution मतलब restoration, जैसी सिचुएशन पहले थी उसी सिचुएशन पे वापस लेके जाओ। 65 हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, ये कहता है कि प्रोवाइडेड व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, जब वॉइड हो जाता है, वॉइड कैसे हो सकता है, या तो तीन कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन है, एक एक अनसाउंड माइंड है, तो मतलब वॉइड कैसे होता है, मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब वॉइड हो जाते हैं, फ्री कंसेंट नहीं है, कोर्जन के थ्रू कंसेंट लिया गया था, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है उसमें, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, या फिर मान के चलो कि उसमें एक अंडर इन्फ्लुएंस था, मिसरिप्रेजेंटेशन था, मिस्टेक था, ये सब चीजें थी, और पार्टी फिर वॉइड हो गया। एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड एनी एडवांटेज अंडर सच कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इज बाउंड टू रिस्टोर इट एंड रीस्टोर इट जैसा था, एंड टू मेक कॉम्पेंसेशन फॉर इट टू द अदर पार्टी फ्रॉम whom he received it। ठीक है। वॉइडेबल अग्रीमेंट क्या होते हैं, मैंने बोला इसमें फ्री कंसेंट का कोर्जन, मैंने एक क्लास में पढ़ाया हुआ है, कफ मिसमिस मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाई थी, इसमें कोएजन था, अंडर इन्फ्लुएंस था, फ्रॉड था, मिसरिप्रेजेंटेशन था, मिस्टेक था। अब 2 महीने तक कॉन्ट्रैक्ट चला है, बाद में जब ये पता चलता है कि ये तो फ्रॉड के थ्रू मेरे को इसने अग्री करवा लिया और इस अग्रीमेंट में साइन कर दिया, तो जब फिर वो कोर्ट जाएगा और इसके लिए एक्शन लेगा, ठीक है, और एक्शन लेने के बाद जब कोर्ट अग्री करती है तो उसको वॉइड कर देगा। अब उस 2 महीने में हो सकता है कि एक पार्टी को बहुत सारा पैसा लगा दे जिसका फ्रॉड हुआ था, तो वो जो पैसा उसका लग गया उसको वापस करेगा, सिचुएशन को वापस से वापस से उसको रिस्टोर कर देगा। ठीक है। Application of claim for restitution. This section applies to contract that becomes void, and it does not apply to contracts which are known to be voidable issue. Void पहले से नहीं होता है, restitution पे पहले से नहीं होता, मतलब कौन से जिन पे तीन कंडीशन हो, जैसे बार्ड बाय लॉ, तब तो एनी वे void है, स्टार्टिंग से void है। सेकंड, माइनर अग्रीमेंट करा था तो भी स्टार्टिंग से void है। थर्ड, आप मेजर हो, आप थर्ड आप अनसाउंड माइंड हो, तो भी तीन कंडीशन हैं, तो ये तो voidable issue होगा, तो इसमें रेस्टिट्यूशन का क्लेम नहीं लगेगा। बट जो मैंने बाकी बताया आपको, बाकी क्या बताया, लॉफुल ऑब्जेक्ट था, लॉफुल कंसिडरेशन था, फ्री कंसेंट नहीं है, फ्री कंसेंट के वो 5.5 एलिमेंट्स वो सब अगर हुआ तो फिर उस पे क्लेम फॉर रेस्टिट्यूशन लग जाता है। एग्जाम्पल देखो, दैट इफ राजेश पेज ₹200 टू सुरेश टू बीट दीक्षित, ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल है ना, ऑब्जेक्ट इज टू बीट दीक्षित, इट्स एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, द मनी इज नॉट रिकवरेबल एज अ कॉन्ट्रैक्ट इज voidable issue, रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि पहले से ही ये पैसे ये वॉइड ऑफ इनिशियो है, क्योंकि लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसिडरेशन अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनीवे वॉइड रहेगा पहले शुरुआती से। ठीक है। तो अब जो चीज एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, बिगिनिंग से ही नहीं है, इनिशियल मतलब बिगिनिंग, तो उस चीज के लिए किस चीज की रिकवरी करोगे, जो है ही नहीं एग्जिस्टेंस, आप मन ये है इसलिए। ठीक है। अब क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, आप या फिर कोर्ट को जाके एक डायरेक्शन ले सकते हो कोर्ट से कि दूसरी पार्टी को बोलो कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में उसकी तरफ की ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल करे। Now, when in the case of a breach of contract,
डैमेजेस और नॉट डीम टू बी एडिक्वेट रेमेडी। कभी कभी कुछ कुछ डैमेज के मतलब मुझे कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, कॉम्पनसेशन विल नॉट हेल्प मी, आप उसको बोलो कि जो उसकी ऑब्लिगेशन थी उसको परफॉर्म करे, तो वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा देगा, जो ऑब्लिगेशन था उसको कोर्ट बोलेगा कि आप किसी को करो। द एग्रीड पार्टी कैन सू द पार्टी इन ब्रीच टू कैरी आउट हिज प्रॉमिसेस, बोलेगा कि इसको अपने प्रॉमिसेस ही करवाओ, मुझे कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए। ये जो डायरेक्शन होती है कोर्ट देगा स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एट द सूट ऑफ द पार्टी, जो एग्री पार्टी जो सूट फाइल करेगी उस सूट के में अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट उसे डायरेक्शन देना पड़ेगा कोर्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने का। ए अग्री टू डिलीवर गुड्स टू बी ऑन 21st of August 2023, ये अगर उसमें लिखा हुआ है, अब उसको उसने नहीं करा, 21 अगस्त को नहीं करा, उसने एक ने डिलीवर नहीं करा, तो बी क्या करेगा कि मुझे इस डिलीवरी का इसका कॉम्पोजिशन नहीं चाहिए, मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए, मुझे इनफैक्ट क्या चाहिए, इसका परफॉर्मेंस करो, उसको बोलो कि मुझे डिलीवर करो। ठीक है। सिक्स क्लेम फॉर डैमेजेस, अब क्या है कि जहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं जा रहा, वो कह रहा है कि मुझे लॉस हुआ है तो मुझे उस लॉस की भरपाई कराओ। ठीक है। तो डैमेजेस और मॉनिटरी कॉम्पनसेशन बोल सकता है अलाउड टू द अग्रीड पार्टी बाय लॉ फॉर द लॉस ऑफ इंजरी सफर्ड बाय, कैसे सफर करी, क्योंकि दूसरी पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अपना ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करा। अब पर्पस क्या है यहाँ पे, इट इज टू हेल्प द पार्टी हु सफर्ड अ लॉस टू रिटेन द पोजीशन, एक पोजीशन को रिटेन करने के लिए। इट हैड बिफोर द लॉस वाज imposed upon the party by the breach, जितना भी लॉस हुआ है उसकी लॉस की भरपाई करना इज बेसिकली what means it is the meaning of claim for damages. Example क्या है, Suresh promises to deliver 100 cycle tires at ₹50 each to Manish on first May, but does not perform his promise on the date. In such circumstances, if the price of the tire on first May is ₹55 per the tire, बढ़ गया ₹5, then Mahesh is entitled to claim damages at ₹5 per tire, क्योंकि अब क्या है कि 1 मई से पहले तो उसने बोला था ना कि इस दिन को करो, अगर वो पहले ही मना करेगा तो वो कहीं और से किसी और को टेंडर देता कि तुम मत करो और उसको 50 रुपए मिल जाता। अब 1 मई तो उसको करता नहीं, अब 1 मई के बाद अगर वो किसी और को टेंडर देता तो वो 55 रुपए पे हो रहा है, तो ये तो उसका लॉस हो रहा है ना, ये तो उसका लॉस हो रहा है। तो वो अब जितना यहाँ पे लॉस हो रहा है उसको डैमेजेस में उसको सू कर सकता है कि मुझे वापस पैसा दो। अब काइंड ऑफ डैमेजेस कितने होते हैं, कॉम्पनसेटरी डैमेजेस होते हैं और फिर होता है हमारा नॉमिनल डैमेजेस। कॉम्पेंसेटरी डैमेज क्या होता है, 3 टाइप के होते हैं, जनरल, स्पेशल, ये भी ना आपका पीटी में काफी बार आया है तीनों, एक पैसेज क्वेश्चन आया है इसमें, तो इसमें होता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज दिस द डैमेज, तो आपको समझना पड़ेगा कि स्पेशल डैमेज क्या होता है, जनरल डैमेज क्या होता है। ठीक है। तो व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन द नेचर एंड डायरेक्ट लॉस सफर्ड बाय द एग्रीड पार्टीज फॉर जनरल, जितना डायरेक्ट लॉस हुआ इस कॉन्ट्रैक्ट को ना फुलफिल करने से तो वो जनरल है। स्पेशल क्या है, द लॉस इट अराइजेस आउट ऑफ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस प्रिवेलिंग एट टाइम ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड स्पेशल, मतलब कि जैसे कि अभी हमें टायर वाला पड़ा था वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में आ गया ना, तो मान के चलो कि एक रेस्टोरेंट ओनर है, वो अपने रेस्टोरेंट में एक सिंगर को हायर करता है, तो अब वो सिंगर जो है वो गा रहा होता है, अब उसके गाने की वजह से एक दिन क्या हो जाता है कि वो बहुत सारे ज्यादा लोग क्राउड इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब गाने एक हफ्ते नया ना रखा होता है, 2 हफ्ते में उसके क्राउड बढ़ जाता है। तो जब क्राउड बढ़ने का रीजन देखे तो वो देखते हैं कि वो ये पर्सन ही है, अचानक से वो उसको प्राइस इंक्रीज करता है कि तुम्हारा तो यहाँ पे रहना बहुत जरूरी है, तुम्हारी वजह से मेरे कस्टमर ज्यादा, लेकिन वो करता है क्या कि वो छोड़ देता है सिंगर। अब उसको यहाँ पे एक्सट्रीमली उसको सफर करना पड़ गया। ठीक है। तो ये जो उसको स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जो लॉस हो गया है कि उसकी वजह से ज्यादा लोग क्राउड आ रहा था, कस्टमर्स आ रहे थे, उसका अच्छा प्रॉफिट बन रहा था, तो यहाँ पे वो उसको, और उसने मुझे उससे पहले नहीं पता, उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करते कि वो 6 महीने तक उसके रेस्टोरेंट में गाएगा, अब उसने बीच में छोड़ दिया। प्यूनिटिव डैमेजेस क्या होता है कि जितना मॉनिटरी कॉम्पोजिशन होता है, जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, तो आप स्पेशल डैमेजेस में ना, आप उस एग्जाम्पल को स्पेशल डैमेज में वापस जा रही हूँ मैं, आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो जो अभी मैंने आपको बताया था टायर वाला एग्जाम्पल प्रीवियसली, आप इसको भी ले सकते हो क्लेम फॉर डैमेजेस में, ये टायर वाला एग्जाम्पल भी स्पेशल डैमेज में फॉलो करेगा। तो ये ₹5 का बढ़ गया ना, ₹50 का टायर 50 का हो गया, तो ₹5 पर टायर जो थे, ठीक है, ये 100 टायर्स लेने थे, तो इसमें जो प्राइस है बढ़ गया है, तो ये स्पेशल डैमेज की डेफिनेशन में आएगा। प्यूरिटिव डैमेज में क्या है, दिस काइंड ऑफ डैमेज डील्स विद मेंटल कॉम्पेंसेशन, मतलब मेंटल एवेन्यू होता है। जब भी देखो तो आप देखोगे कि प्यूनिटिव डैमेज आपका हमेशा प्लेंट में जाता है, जब वो पार्टी ले रही होती है कि हाँ ये डैमेज जाएगा, लेकिन प्यूनिटिव डैमेज जरूर डालते हैं, होता है ना कि मेंटल एवेन्यू, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये सारे प्यूनिटिव डैमेज होते हैं। नॉर्मल डैमेज क्या होता है, नॉर्मल डैमेज जितना दिख रहा है, जितना वो एंटिसिपेट करते हैं,
बहुत थोड़ा होता है, पता ही नहीं चल सकता कि कितना होना चाहिए. Now, when the aggrieved party has not in fact suffered any loss by reason of the breach of the contract, the damage recorded by him is nominal. That is very small, but want to teach a lesson. Just उसको एक लेसन सिखाने के लिए एक लेसन सिखाने के लिए वो डैमेज जो होता है वो डैमेज अमाउंट तय करना पड़ता है, क्योंकि just to maintain the law and order, just to maintain the supremacy just of the law and supremacy of the contract कि आगे जाके कोई इशू ना हो, just to for that इस तरीके के अग्रीमेंट्स होते हैं. यही था आज का हमारा. विद दिस हमारी यूनिट 4 खत्म हो जाती है, जिसमें 3 कॉन्सेप्ट्स थे: डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने खत्म कर लिया है. सो दैट्स इट फॉर टुडे श्वेता. अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो. आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हो. आई हैव ट्राइड टू Yes, एक्सप्लेन ma'am. इन अ वेरी इजी वे. ओके श्वेता, thank you so much.